नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल सीरीज चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों से संबंधित। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम और क्लासेस इसी टॉपिक पर कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जो वीडियो आपको चाहिए है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये आपको जो भी क्लासेस होती हैं उनसे संबंधित पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है संडे को प्राप्त हो जाती है, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज नई कविता और प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में। तो इससे पहले हम अज्ञे जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उन्हें डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब हम बात करेंगे उनके अतिरिक्त कौन कौन से कवि हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुक्तिबोध की। तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में और मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 में। और जन्म स्थान था श्योपुर, मध्य प्रदेश। और माता का नाम था पार्वती बाई और पिता का नाम माधवराव। और इनका जो नाम था वो था गजानन माधव मुक्तिबोध। ये मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये मुक्तिबोध जी जो है प्रयोगवादी कविताओं के कवि रहे हैं और इन्होंने तार सप्तक के प्रथम संस्करण में इनको स्थान प्राप्त है। और अब बात करते हैं कुछ रचनाओं की कि इन्होंने किनका संपादन किया, इन्हें क्या पुरस्कार मिले, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उन सभी के बारे में। तो मुक्तिबोध जी ने 1945 में वाराणसी से प्रकाशित हंस का संपादन किया था और नया खून का संपादन किया था। और इसके अतिरिक्त 1948 में नागपुर में रेडियो समाचार विभाग में संपादक भी रहे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संपादन है। और वो नई कविता के प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ नई कविता के विषय स्थापक भी बने। नीलम जी गुड मॉर्निंग। आज मेरा गला पूरी तरीके से बैठा हुआ है, प्लीज तो थोड़ा सा आप समझने की प्रयास करें। मैं क्लास मिस नहीं करना चाहती थी, तो कोल्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो सॉरी इसके लिए। तो थोड़ा सा आवाज़ ठीक ऊपर नीचे हो जाएगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए अब इनकी बात करते हैं काव्य संग्रह की। तो चांद का मुख टेढ़ा, तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1964 और ये मुक्तिबोध जी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। और इनका दूसरा काव्य संग्रह था भूरी भूरी खाक धूल, ये जो है 1980 में प्रकाशित हुआ था। और आलोचना ग्रंथ है जो कामायनी एक पुनर्विचार, बहुत प्रसिद्ध है। ओके मैम, बिल्कुल। तो कामायनी एक पुनर्विचार जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध जो है इनके वो 1968 में प्रकाशित हुए। ये आलोचना ग्रंथ है। और नई साहित्य की डायरी ये 1965 की रचना है। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और एक अन्य रचना थी नए निबंध। तो ये कुछ इनके आलोचना ग्रंथ है। पहले हम ग्रंथ की बात कर लें सबकी, और जो इनका फिर बाद में विषय रहा है उनको डिस्कस करते हैं। तो काठ का सपना जो है वो 1962 की रचना है। और सतह से उठता आदमी ये 1971 की रचना है। और इसके अतिरिक्त इनका जो उपन्यास है वो विपात्र है। और निबंध संग्रह भारत इतिहास एवं संस्कृति जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, सुप्रभात महेश जी, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया था। तो ये जो ग्रंथ था इनका निबंध संग्रह भारत इतिहास एवं संस्कृति, इसे पहले सिलेबस में शामिल किया गया। और जब इसकी पढ़ाई होने लगी उसके बाद इसको गलती मान लिया गया। इसको कहा गया कि ये समाज के लिए सही नहीं है, ये ग्रंथ है, कुछ इस तरह से मान के फिर इस पर बैन लगा दिया गया। तो इस तरह से ये कुछ इनकी कुछ रचनाएं थी मुक्तिबोध जी की। तो अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये प्रयोगवादी कवि रहे हैं और प्रयोगवादी कवि के साथ साथ नई कविता के संस्थापक भी माने जाते हैं।
और मुक्तबोध जी की जो प्रारंभिक कविताएं थी वो कर्मवीर में, बाणी में, इन सभी पत्रों में छपती रहती थी। और मुक्तबोध जी की प्रारंभिक कविताओं पर माखन लाल चतुर्वेदी जी की शैली और उनकी संवेदना का बहुत प्रभाव रहता है। और अब कुछ बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की, काव्य संग्रह की। तो चांद का मुख टेढ़ा है, ये जो काव्य संग्रह था ये इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। इसके संकलनकर्ता श्रीकांत वर्मा जी हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने इस कृति को एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। तो ये ध्यान रखें, चांद का मुख टेढ़ा है, तो ये जो रचना है इसको रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। और इसमें लगभग 28 कविताएं संग्रहित है, जिनमें अंधेरे में सबसे चर्चित और प्रभावशाली कविता है और ये हमारे सिलेबस में भी है। और सृजन काल में इसका जो अंधेरे है उसका नाम आशंका के दीप अंधेरे में ये था और इसी शीर्षक से इसका प्रथम प्रकाशन जो कल्पना पत्रिका थी उसमें हुआ था, जो कि 1964 ईस्वी में हुआ था। और इनके बाद इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे इसी में जो संकलित रचनाएं हैं कि दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग, लकड़ी का बना रावण और चांद का मुख टेढ़ा और मुझे पुकारती हुई कल पुकार और कल जो हमने चर्चा की थी, ये सभी जो है ये रचनाएं इसी काव्य संग्रह में संकलित हैं। और जो इनकी अन्य रचना है जैसे जो ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चकमक की चिंगारियां, चांद का मुख टेढ़ा, डूबता चांद कब डूबेगा और चंचल की घाटियां, दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग और अंधेरे में, ये सब जो काफी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। जो भी चांद का मुख टेढ़ा के अंतर्गत जो भी रचनाएं थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। और ये जो कविताएं हैं इनकी प्रसिद्ध कविताएं भारत के अलग अलग विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों में सम्मिलित की गई थी। और भूल गलती जो है वो इन्होंने एक अंतःकरण का वर्णन किया है और उस रचना में। और मुक्तबोध जी हिंदी साहित्य में फैंटेसी शैली के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और उन्होंने इस शैली में रचना जो लिखी थी उसको मुक्तबोध जी ने फैंटेसी काव्य शैली को अनुभव की कन्या कहा था, अनुभव की कन्या कहा था उन्होंने स्वयं। और अंधेरे में जो इनकी एक रचना है वो एक स्वप्न कथा है। और जो मुक्तबोध जी है उनको कटघरे का कवि भी कहा जाता है। और जो चांद का मुख टेढ़ा है उसकी कविताओं में स्वप्न कथाओं की सूक्ष्म और सरल इतिवृत्तात्मकता होने के साथ साथ उसमें रूपक प्रधान कथात्मक काव्य है। और ब्रह्म राक्षस जो कविता है ये भी हमारे सिलेबस में है। तो ब्रह्म राक्षस में एक मध्य वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रतीक है ये। और मुक्तबोध की कविताएं नाट्यात्मक है, उनकी जो अधिकांश शैली जो है वो मैं शैली है कि जो पूरे समाज का मैं है। तो इस तरह से और डूबता चांद कब डूबेगा और एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन और मुझे पुकारती हुई पुकार, ये सब कुछ इनकी रचनाएं रही हैं। और बाकी जो एक महत्वपूर्ण रचना वही है जो हमारे सिलेबस में संकलित है कि जो ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, ये सभी हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। और मुक्तबोध जी के संबंध में त्रिलोचन शास्त्री जी ने लिखा था कि पढ़ना वे बहुत जरूरी कवि है, भागना नहीं, समझने की कोशिश करना। ये ऐसा उनकी रचनाओं के बारे में कहा गया है। और भूल गलती जो है उसमें जो भूल गलती को एक सुल्तान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और उनकी एक बहुत लंबी कविता जो ब्रह्म राक्षस है जिसमें ब्राह्मण को पेश किया गया है जो एक अतृप्त आकांक्षाओं से साथ मृत हो गया था और राक्षस बन गया था। और मुझे पुकारती हुई पुकार जो कविता है ये प्रभात भैरवी का संचार करने वाली कविता है कि इसे लिखा गया है कि मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई वही और प्रभात भैरवी जगी अभी अभी। और एक साहित्य की डायरी जो है इसको भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाश जो पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसमें पहले एक लेखक की डायरी के रूप में जबलपुर से बस्ता धारावाहिक रूप में प्रकाशित होती थी। ये जबलपुर से एक बस्ता में धारावाहिक रूप में प्रकाशित की जाती थी। बाकी यही सब इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। भारत इतिहास और संस्कृति एक महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि इस रचना को पहले
पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और उसी की जो सरकार द्वारा बाद में लोक सुरक्षा कानून के अधीन उसको अवैध स्वीकार कर दिया गया। कहा कि ये रचना तो अवैध है, और ये मुक्तबोध जो थे वो आजादी के बाद के लेखक, ऐसे लेखक कवि हैं जिनकी पुस्तक प्रतिबंधित हुई थी, क्योंकि उन्होंने इतिहास की जो वस्तुगत और वैज्ञानिक व्याख्या के जरिए अपनी सत्ता के भीतर जो पनप रही हुई फांसीवादी प्रवृत्ति है ना, उस पे लिखा था। लेकिन जो सरकार थी उन्होंने उस समय ये कहा, पहले तो सिलेबस में थी रही, उसको स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन बाद में कहा ये लोक के लिए ये सही नहीं है, समाज के लिए ये सही नहीं है। और कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन जो है इसमें, इस कृति में तो मुक्तबोध जी ने प्रसाद के रत्न, स्वर्ग, इन सभी प्रतीकों को लेकर बूरवाज का अंतिम मुर्मूस कवि कहा गया है। इनको कुछ ऐसे एक उपाधि दी गई है उस रचना के लिए। अब चलिए अगले कवि पे जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी पर। तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1911 में और मृत्यु हुई थी 1953 में, और जन्म स्थान था देहरादून, और पिता का नाम तारीफ सिंह। और इनके जो ये दूसरे शतक के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, और कवियों का कवि इन्हें कहा जाता था। उनके जो शिल्प पक्ष था वो बहुत ही समृद्ध था, इसी के लिए इनको जाना जाता था। और ये प्रसाद जी के समान ही प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ काव्य रचनाएं। एक साथ आपको काव्य रचनाएं इतनी कहीं नहीं मिलेंगी जहां जितनी आपको यहाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो काव्य रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, और चूका भी नहीं हूं मैं, और इतने अपने पास, और उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलोगी काल तुझमें होड़ मेरी, और कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, और सुकून की तलाश। ये कुछ इनके काव्य संग्रह हैं। और लेख की अगर बात करें तो लेख इनका दोआब प्रकाशित हुआ था, लेख संग्रह है जो कि ये निबंध संग्रह है। और डायरी जो हुई थी वो शमशेर की डायरी नाम से प्रकाशित हुई। और कहानी और स्केच की बात करें तो प्लॉट का मोर्चा, ये ही बहुत प्रसिद्ध है, इसी से संबंधित प्रश्न जरूर आ जाता है। तो ये शमशेर बहादुर जी की रचना है प्लॉट का मोर्चा। और ये प्रयोगधर्मी कवि थे, मानवतावाद के समर्थक रहे हैं, और इन्होंने जो 1935 और 36 ईस्वी में वकालत की थी, और 1938 और 39 में रूपाव से ये जुड़े थे। और बीए के बाद इन्होंने कहानी जो कि बनारस, और नया साहित्य जो है बंबई से उसका प्रकाशित होते थे, इन दोनों का संपादन किया था। और इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता के एक अग्रणी कवियों में इन्हें रखा जाता है। इनको सूक्ष्म सौंदर्य बोध का कवि कहा जाता है। उनके जो आलोचक हैं वो इनको मूड्स का कवि भी कहते हैं। तो और जो इनके बारे में एक अन्य जानकारी होगी कि इन्हें छायावादी संस्कार का उत्तर रूपी कहा जाता है। तो इस तरह से इनको बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई हैं। और इन्होंने हिंदी और उर्दू की दीवार बिल्कुल तोड़ी, और इन्होंने दोनों ही में बहुत अच्छी रचना लिखी। तो इनकी श्रीकांत वर्मा जी के अनुसार अगर हम देखें तो शिल्पी शमशेर के लिए छोटा शब्द है, और शमशेर के लिए एक ही शब्द की तलाश एक समूचे ब्रह्मांड की तलाश की तरह है। और शमशेर की कविता हर शब्द कविता है। ये एक अलग कथन कहा गया था कि शमशेर की कविता का हर शब्द जो है वो एक अलग ही कविता है। उन्होंने जो उनकी शब्द की जो तलाश थी वो बहुत ही सटीक थी, बहुत अच्छी थी। तो चलिए अब अगले रचनाकार की बात करते हैं। तो अगले रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, और इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1994 में। और इनका जो जन्म स्थान है वो अशोकनगर मध्य प्रदेश है, और पत्नी का नाम शकुंत माथुर है। और इनका उन्होंने जो 1976 ईस्वी में विविध भारती दिल्ली रेडियो में निदेशक के रूप में ये कार्यरत रहे थे। तो विविध भारती का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं काव्य संग्रह की। तो मंजीर, ईशान नाश और निर्माण होगा, और धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो बंध न सका, और भीतरी नदी की यात्रा, पृथ्वी कल्प, और असिद्ध की व्यथा। तो ये इनके कुछ काव्य संग्रह रहे हैं। और बात करें नाट्य संग्रह की तो
जन्म कैद जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था, ये इनका नाट्य संग्रह है। और संपादन उन्होंने मुझे और भी कहना है इसका किया था। और एक लेख प्रकाशित हुआ था इंग्लिश में कि द थ्योरी ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंटलिज्म इन हिंदी पोइट्री, तो ये इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था। और इनको कुछ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, शलाका सम्मान प्राप्त हुआ था और ब्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। आप इन सम्मान से समझ सकते हैं इनकी रचनाओं का महत्व। तो प्रयोगशाली कवि रहे हैं ये। इन्होंने तार सप्तक के प्रथम कवियों में इनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ था। और इनकी जो कविताएं थी वो अनुभूतियों से ओतप्रोत रहती थी, जबकि जो नाश और निर्माण है या धूप के धान या शिला पंख चमकीले जो है, इसमें उनकी कविताएं जो थी वो सामाजिक यथार्थवाद से संबंधित है। फिर भी इनको जो तार सप्तक था उसमें इन्हें स्थान प्राप्त हुआ था। और जो नाश और निर्माण है उसमें पूंजीवादी, साम्राज्यवादी और विषम परिस्थितियां थी, उनके विरुद्ध एक सामाजिक चेतना को विकसित करने का कार्य किया गया, एक प्रसार किया गया उसके माध्यम से। और इनकी कविताओं में रोमानी प्रवृत्ति बहुत बड़ी सफलतापूर्वक चित्रित की गई है। तो चलिए बात करते हैं अगले रचनाकार की। तो अगले रचनाकार है नरेश मेहता। तो इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1922 में और जो इनकी मृत्यु हुई है वो 22 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई है। और इनका जन्म स्थान शाजापुर मालवा रहा है। और इनका मूल नाम जो था पूर्ण शंकर शुक्ल था। और नरसिंह की राजमाता के द्वारा दिए गए नरेश नाम के कारण नरेश मेहता ये कहलाए थे। तो ये जो नरसिंह की राजमाता थी उन्होंने इन्हें नरेश नाम दिया, जिसके बाद ये नरेश कहलाए। तो अब कुछ रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना जो कहानी है तथापि, एक समर्पित महिला, जलधर और निशा जी और बंद छवि, ये इनके कुछ कहानी साहित्य है। और खंड काव्य की बात करें तो खंड काव्य में संशय की एक रात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, संशय की एक रात, और महाप्रस्थान, प्रवास पूर्व और शबरी और प्रार्थना, तो ये इनके खंड काव्य हैं। ये खंड काव्य में संशय की एक रात बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये 1962 की रचना है, ये भी ध्यान रखें। और कुछ उपन्यासकारों की बात करें तो रचनाओं की बात करें तो उपन्यास है इनके डूबते मस्तूल, और यह पंथ बंधु था, और धूमकेतु एक श्रुति, और दो एकांत, नदी यशस्वी है, और प्रथम फाल्गुन और उत्तर कथा, ये इनके कुछ उपन्यास रहे हैं। और इनकी एक बहुत बेहद प्रसिद्ध चर्चा जो कविता थी समय देवता, बहुत ही दीर्घ और बेहद चर्चित कविता रही है। और मुक्तक काव्य है कि बन पाखरी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, और उत्सबा तो मेरा मौन हो, अरण्या, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, और समय देवता तो मैंने बता ही दिया आपको, एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण चर्चित रचना रही है। और इनका नाटक है सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। एकांकी जब की बात करें तो एकांकी सनोवर के फूल और पिछली रात की बर्फ, और निबंध संग्रह जो है वो काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, और मुक्त बोध एक अवधूत कवि, और शब्द पुरुष अज्ञेय, और काव्यात्मकता का दिक्पाल, ये इनके निबंध है। और जीवनी इन्होंने लिखी थी हम अनिकेत, और इन्होंने हर विधा में रचनाएं लिखी थी। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। और यात्रा वृतांत, साधु न चले जमात, अनुवाद जो है वो आधी रात कोई दस्तक दे रहा है। और संपादन इन्होंने किया था गांधी गाथा, साहित्यकार कृति, और भारतीय श्रमिक, और बाग देवी, और चौथा संसार के दैनिक संपादक ये रहे हैं। और उज्जैन में ये जो प्रेमचंद पीठ के आचार्य रहे थे, और ये दूसरे सप्तक के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और इन्हें अरण्या पर, इनकी जो रचना थी अरण्या, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1988 में। और इन सभी रचनाओं के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था, वो प्राप्त हुआ था। और अब बात करेंगे धर्मवीर भारती जी के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है धर्मवीर भारती जी। तो इनका जन्म 1926 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1997 में, और इन्हें प्रेम का कवि कहा जाता था। और इनका प्रेमत्व गाथा जो है वो इनकी एक बहुत ही लंबी
कविता है। कुछ काव्य संग्रह डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करनी है वो करेंगे। तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनप्रिया, सपना अभी भी और आधांत और मेरी वाणी, गैरिक वसना, ये जो इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो ये मेरी वाणी वाला ये गैरिक वसना जो है ये महत्वपूर्ण है। और कुछ उपन्यास है, गुनाहों का देवता, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, तो ये इनके उपन्यास है। और कहानी में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटते हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से। तो ये जो कुछ सांस की कलम से जो है ये सभी कहानियों को एक साथ इन्होंने प्रकाशित किया, ये कहानी संग्रह जो है, और ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में जो था ठेले पर हिमालय जो है, मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया उन रचनाओं का, इनके निबंध संग्रह का। तो चलिए ओरल में ही बात कर लेते हैं। ठेले पर हिमालय इनकी एक रचना निबंध संग्रह है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी सभी रचनाएं यहाँ पे नहीं है, आप चाहें तो ऐसे नोट कर सकते हैं। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी कहनी और कुछ चेहरे को चिंतन, शब्दता, ये इनके निबंध संग्रह है। और नाटक की बात करें तो अंधा युग और एकांकी इनकी नदी प्यासी थी है। और आलोचना प्रगतिवाद एक समीक्षा इनकी प्रकाशित हुई थी। और मानव मूल्य और साहित्य, ये इनकी आलोचना एक प्रस्तुत हुई थी। और यात्रा वृत्तांत, यात्रा चक्र है इनका। और अच्छा इनका पत्र संकलन है, इन्होंने अनुवाद किया था। और कुछ इन्होंने ग्रंथावली भी लिखी है, धर्मवीर भारती ग्रंथावली। और उन्होंने संपादन किया था 1960 ईस्वी में, धर्मयुग का संपादन किया था। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और अब बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो दूसरे सप्तक के ये धर्मवीर भारती जी बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और ये इलाहाबाद में रहते थे। तो इलाहाबाद की जो प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था जो थी परिमल, उसका संचालन इन्होंने किया, संगठन इन्होंने किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो इनकी प्रमथ्य गाथा जो 7 वर्ष के गीत उसमें संकलित है, वो आधुनिकता बोध है, उसमें अभिव्यक्ति मिली है। और अंधा युग ये हमारे सिलेबस में है। तो अंधा युग जो है उसमें महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध की निरर्थकता और विवेकहीन अमानवीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो हम भूल गए थे उसको। तो चलो नाटक जो इनके हैं वो अंधा युग है, जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये काव्य रूपक है। प्रतिमा जी हेलो। और एकांक की जो है वो नदी प्यासी थी, हमने बात कर ही ली है। तो गुड मॉर्निंग। तो और जो इनकी एक कनप्रिया रचना है वो राधा कृष्ण का प्रेम उसमें व्यंजित किया गया है। और ठंडा लोहा रचना जो है उसमें धर्मवीर भारती जी का वो प्रथम काव्य संग्रह था, जिसमें 1946 ईस्वी से 1952 तक की सभी कविताएं उसमें संकलित की गई हैं। और उन कविताओं का जो विषय रहा था वो संवेदना और स्त्री सौंदर्य के प्रति आसक्त और इंद्रिय वासना रहा है। और भारती जी के गीतों में उद्दाम यौवन की लालसाएं और प्यार के पीर की कविताएं कही जाती हैं। तो ये इनकी कविताओं की कुछ विशेषता है। ये 7 गीत जो है वो द्वितीय काव्य संग्रह रहा है इनका, जो 1959 में प्रकाशित हुआ। और इसमें धर्मवीर भारती जी का जो मन था वो सबके प्रति समर्पित है। और बाकी जो सभी रचनाएं मैंने डिस्कस कर ली हैं। बृहन्नला ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी। सुभाष की मृत्यु पर, निराला के प्रति और बाणभट्ट, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और अब बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1914 को और मृत्यु हुई थी 20 फरवरी और 1986 में। तो इनका जन्म स्थान जो है वो टिगारिया होशंगाबाद है। और माता का नाम श्रीमती गौतमी देवी और पिता का नाम सीताराम मिश्र था। और इनकी जो प्रसिद्ध थी वो भवानी बाई और मन्ना नाम से प्रसिद्ध थी। और ये गांधीवादी विचारक थे और द्वितीय तार सप्तक के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं भी हमारे सिलेबस में संकलित हैं जो कविताएं। और विद्यार्थी जीवन में इनकी कविताएं हिंदू पुंज जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था उसमें इनकी रचनाएं छपा करती थी। और इनकी कुछ रचना है जैसे गीत फरोश जो है वो हमारे सिलेबस में है इकाई 5 में। तो गीत फरोश जो 1956 की रचना है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह था। और ये बहुत ही चर्चित रचना थी जो कि तार सप्तक भाग 2 में संकलित की गई थी। और बाद में इसी शीर्षक से इन्होंने अपना एक काव्य संग्रह निकाला था
जिसमें प्रकृति प्रगतिशील और व्यक्तिगत क्षणों की कविताएं थी, जो कि और गीत फरोश के कारण ही काफी प्रसिद्ध हुए थे ये। तो इसमें एक एकालाप नाटकीय कथोपकथन का विलक्षण आकर्षण है, और ये रचना जो आज के पाठकों जो गिरी हुई रुचि है और काव्य के प्रति एक डामाडोल स्थिति है उसको सूचक है, और आज के युग पर एक तीखा व्यंग उसमें किया गया है गीत फरोश में। गीत फरोश जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम उनकी पंक्तियां भी, उस कविता को भी डिस्कस करेंगे, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत और नाम तुम आ जाते, ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और काव्य संग्रह है परिवर्तन जिए, इदम नमम, तुर्कों के खेल, शरीर, कविता, फसलें और फूल, और मानसरोवर दिन, संप्रति, और ये कोहरे मेरे हैं। ये इनकी काव्य संग्रह रहे हैं। और कुछ खंड काव्य है इनका कालजयी, और संपादन किया था इन्होंने विचार पत्रिका का, कल्पना का, गांधी मार्ग का और गगनांचल का। और ये जो गांधी के बाग में इनका संपादन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और निबंध की बात करें तो निबंध इनका था कुछ नीति कुछ राजनीति। और जीवनी जो थी मन्ना नारायण अग्रवाल की जीवनी जो थी चरैवती, ये शीर्षक से इनकी प्रकाशित हुई थी। और संस्मरण जो है वो जिन्होंने मुझे रचा, ये इनके कुछ रचनाएं रही हैं। और जो 1942 ईस्वी में आंदोलन के समय ये 3 साल तक राजनीतिक बंदी भी रहे थे। और कल्पना का संपादन और बम्बईया फिल्मों के गीत जो हैं और संवाद लेखन जो है आकाशवाणी के लिए मुंबई केंद्र से ये करते रहे थे। और हिंदी के उसमें आकाशवाणी में ये हिंदी के प्रोड्यूसर और गांधी साहित्य का संपादन उन्होंने किया था। ये सभी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो इमरजेंसी के समय जो तीनों बेलाएं थी उसको माध्यम बनाकर उन्होंने कविताएं लिखी जो कि त्रिकाल संध्या शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। और मिश्र जी ने काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम तीनों को प्रतिष्ठित किया है। तो 1972 में जो इनकी रचना थी बुनी हुई रस्सी, इस पर इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और बुनी हुई रस्सी की कविताओं का केंद्र बिंदु कवि स्वयं है ये। और इस रचना को कवि ने रंध्रवती कविताओं का संग्रह कहा है। और बाकी खुशबू के शिलालेख जो इनकी रचना है उसमें जीवन मूल्यों का प्रतिफल प्रस्तुत किया गया है। जीवन का अंतिम लक्ष्य सद्भावना, सुख और शांति जो है वो ही जीवन का एक अंतिम लक्ष्य ये इसको मानते हैं जीवन उसको। और चकित है दुख जो है वो इनकी रचना थी 1968 की। तो इसमें दिल्ली प्रवास के जो एक कटु अनुभव है उनको संग्रह किया गया है। गांधी पंचशती जो रचना है उसमें गांधीवाद का परिचायक है वो रचना, और उसमें 40 वर्षों की इनकी कविताएं रही हैं। और कालिदास के मेघदूत की तर्ज पर इन्होंने मेघदूत कविताएं जो इनकी बहुत ही चर्चित रही थी। और ये सहजता के कवि कहे जाते हैं और सहज संवेदना के कवि कहे जाते हैं। और अन्य जो रचनाकार की हम बात करेंगे वो है सर्वेश दयाल सक्सेना जी, जिनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1927 में और मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1983 में। और इनका जन्म स्थान था बस्ती, उत्तर प्रदेश। इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1983 में, खूंटियों पर टंगे लोग, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और काव्य संग्रह जो है काठ की घंटियां, कुसुम जी सुप्रभात, और बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कुछ काव्य संग्रह रहे हैं। और उपन्यास की बात करें तो उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और सड़क, ये इनके उपन्यास हैं। और न्याय कृति में जो बकरी जो है, नाट्य कृति, तो ये बकरी हमारे सिलेबस में है, इसको हमें डिस्कस करना है आगे। तो बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, रूपमती, बाज बहादुर और होली धूम मचारी, ये इनकी रचनाएं हैं, नाट्य कृतियां। और संपादन इन्होंने दिनमान का किया था और पराग का किया था। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है सक्सेना जी ने, जो कि था कि बतूता का जूता, भौ भौ खौ खौ और लाख की नाक, महंगू की टाई।
तो ये कुछ इन्होंने बाल साहित्य भी रचा था और ये तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं और नई कविता के कवि कहे जाते थे और प्रगतिशील धारा के कवि और परमल के सदस्यों में ये मुख्य थे। बाकी इन्होंने इनकी कविताओं में बिंब विधान पर विशेष बल दिया गया है। मैंने कब कहा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा और बिगत प्यार, ये सभी कुछ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, कविताएं हैं। और अगले रचनाकार जो हैं वो है रघुवीर सहाय जी, जिनका जन्म 9 दिसंबर को हुआ था 1929 में और मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990 में। और काव्य संग्रह इनके कुछ है, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध ये जो रचना है ये महत्वपूर्ण है इनकी, और हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए, और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और एक समय था, ये इनके काव्य संग्रह है। और संपादन उन्होंने कई चीजों का किया था। जो नवजीवन जो था ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ था, प्रतीक का संपादन किया जो दिल्ली से प्रकाशित हुआ, बाग का किया जो अग्गे जी के साथ मिलकर उन्होंने ये त्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका थी इसका किया था, और नव भारत टाइम्स का किया था 1963 से और लगभग 68 तक इन्होंने उसका संपाददाता रहे थे इसके। और दिनवान जो 1983 ईस्वी में उसका संपादन किया था, और कल्पना एवं आकाशवाणी में भी इन्होंने समाचार संपादन किया था। तो ये इनके संपादन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रघुवीर सहाय जी ने पत्रकारिता का जो श्री गणेश जो है वो नवजीवन से किया था, जो इन्होंने जीवन पर्यंत चलाते रहे थे। और इनका कहानी संग्रह है रास्ता इधर भी है। तो दूसरे सप्तक के कवि थे ये रघुवीर सहाय जी, और दूसरे सप्तक के माध्यम से ही इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। और दूसरे सप्तक में शामिल कवियों में रघुवीर सहाय जो थे वो सबसे कम अवस्था की, इनकी जो आयु थी सबसे कम थी। तो कुछ लोग भूल गए जो 1982 में इस जो प्रकाशित हुआ, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और आत्महत्या के विरुद्ध, अधिनायक, रामदास, कोई एक मतदाता, ये सभी इन सभी शीर्षकों से इनकी कविताएं प्रकाशित हुई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुई थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। और इनको जो 1946 ईस्वी में अंत का प्रारंभ जो इनकी रचना है वो इनकी पहली कविता थी। और सीढ़ियों पर धूप में ये 1960 की रचना है, वो इनका प्रथम काव्य संग्रह कहा जाता है। और इनकी जो पिता को समर्पित एक रचना थी कि हमारी हिंदी, शीर्षक से इन्होंने जो रचना जो समर्पित की थी अपने पिता को, वो उनके पिता को बहुत पसंद आई थी। और हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीबी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली और बहुत सोने वाली है, ऐसा इन्होंने कुछ उसमें लिखा था। और रघुवीर सहाय जी की जो भाषा थी वो सपाट बयानी की भाषा रही है। और इन्होंने आत्महत्या के विरुद्ध जो इनकी रचना है वो 82 शीर्षक से इनकी अन्य कविताएं उसमें संकलित की गई हैं। तो ये कुछ इनकी बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। और अब बात करते हैं कुंवर नारायण जी के बारे में। तो इनका जन्म 19 सितंबर 1927 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 2017 में। और इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी के उपाध्यक्ष और भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में ये आसीन रहे थे। तो अब इनके कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और कोई दूसरा नहीं के लिए 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान प्राप्त हुआ इनको 2001 में। और सत्तल पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, केरल का कुमारन आसान पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, तो इन्हें सम्मान बहुत सारे प्राप्त हुए। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखें इनको प्राप्त हुआ था। और काव्य संग्रह इनके हैं चक्रव्यूह, परवेश हम तुम और आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों और बाजश्रवा के बहाने। ये लास्ट वाली रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रबंध काव्य जो है वो है आत्मजयी, ये महत्वपूर्ण है। और बाजश्रवा के बहाने और कुमार जी, ये इनकी 2015 में प्रकाशित हुई थी, कुमार जी। और कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, जो कि 1973 ईस्वी की रचना है। और आलोचना साहित्य भी इनका देख लेते हैं। इन्होंने आलोचना पे भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं कि आज और आज से पहले, और मेरे साक्षात्कार,
और साहित्य के कुछ अंतः विषयक संदर्भ और तट पर हूँ तटस्थ नहीं, ये इनके कुछ आलोचना साहित्य के हैं। और संपादन उन्होंने युग चेतना, नया प्रतीक और छायांत का किया है। तो जो इनकी बाजाश्वा के बहाने जो है, मैंने जैसे बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो इनका दूसरा खंड काव्य था और पहला खंड काव्य जो था वो आत्मजयी था। और ये जो नचिकेता की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्याओं को माध्यम बनाकर एक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। और बाजश्वा के बहाने जो है, इसमें बाजश्वा के मन में उठने वाले कुछ संवेदनाएं के साथ साथ दो पीढ़ियों के बीच जो समन्वय बनाने का प्रयास पर प्रकाश डाला गया है। और कुमार जी भी जो थे, जो इनकी रचना है वो तीसरी और अंतिम प्रबंधात्मक रचना है। उनकी चर्चित कविताएं जो थी वो नालंदा और बख्तियार गोलकुंडा की एक शाम, माध्यम, अस्तित्व के घेरे में, एक यात्रा के दौरान, आंकड़ों की बीमारी और मेरे घनिष्ठ पड़ोसी, सवेरा, ओस, नहाई रात, ये सभी इनके महत्वपूर्ण कविताएं हैं। और को नारायण जी ने जो न सीमाएं न दूरियां, ये इनका एक अंतिम प्रकाशित रचना है जो कि वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी 2018 में। तो इसमें उन्होंने प्राचीन काल से लेकर आज तक के जो ग्रीन, लैटिन, इतावली, स्पेनिश, जो ये सभी कवि हैं, उनकी कविताओं का अनुवाद किया है। तो चलिए, ये कुछ थे महत्वपूर्ण जानकारी। ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि संबंधित था नई कविता के कवियों से संबंधित। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में संडे को। और यहाँ पे कुछ लिंक दिए गए हैं जो हमारे अन्य माध्यमों पर आप अगर जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर तो आप जुड़े ही हुए हैं, उसके बाद टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उन पे आप जुड़ सकते हैं। और हमसे प्रतिमा जी धन्यवाद। अगर आपका कोई विचार है आप magical@email.com पर हम बता सकते हैं। तो आज 10 कवि इसमें हमने सम्मिलित किए थे, तो जो कि महत्वपूर्ण कवि थे और इनकी रचनाएं जो है आसान से इधर उधर नहीं मिलती है, एक जगह संकलित करके उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी कोशिश की है वो आपको दे सकूं। नीलम जी, आपका भी धन्यवाद। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपको कुछ सुझाव है वो भी दिया करें, जो आपको कुछ परिवर्तन चाहिए हो उसको एक बार जरूर बताया करें। सभी का स्वागत रहेगा। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नेटवर्क इशू की वजह से सुबह से कितनी क्लास लेट हो जाती है, कल की शाम की भी क्लास लेट